हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 10 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, अम्ल, क्षारक एवं लवण। और इसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, कि अम्ल और क्षारकों को जब धातु के साथ मिलाया जाता है तो वो कैसे अभिक्रिया करते हैं, उनमें क्या क्या उत्पाद बनते हैं। ये वाला टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्रियाकलाप 2.3 की हेल्प से ये समझेंगे कि अम्ल और क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो इस क्रियाकलाप 2.3 में है, चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। ये है चित्र 2.1, इसके हिसाब से ये उपकरण हमने व्यवस्थित कर लिया है। यहाँ पर स्टैंड लगा दिया है, ये लिया है हमने टेस्ट ट्यूब, और इसमें एक कॉर्क लगा दिया है, और इसमें प्रवाह नली है, और ये जो है ये ले लिया है हमने एक गिलास का टब छोटा सा, और इसमें हमने साबुन का विलयन भर दिया है। और ये जो प्रवाह नली है ये इस साबुन के विलयन में डूबनी चाहिए। तो इस तरह से हमने ये उपकरण जो है ये लगा दिया है। अब इसमें है, एक परख नली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए। इस परख नली में 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है। ये ले लिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल समझेंगे। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? जो सांद्र अम्ल होता है, सांद्र अम्ल जो होता है उसमें अम्ल ज़्यादा होता है, अम्ल ज़्यादा होता है, और उसमें जल जो होता है बहुत ही कम होता है, या तो होता ही नहीं है, या फिर जल जो होता है वो बहुत ही कम होता है। और जो तनु अम्ल होता है, तनु अम्ल, उसमें जल बहुत अधिक होता है, जल ज़्यादा होता है, और अम्ल कम होता है, अम्ल कम होता है उसमें। तो ये फ़र्क है। अब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है, इसका मतलब हमें ऐसा अम्ल लेना है जिसमें जल तो ज़्यादा होता है, जल ज़्यादा, और अम्ल उसमें थोड़ा सा मिलाया जाता है। तो ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया है। उसके बाद हमें लेने हैं जिंक के टुकड़े, दानेदार जिंक के टुकड़े लेने हैं, और इसमें डाल देने हैं। जब हम दानेदार जिंक के टुकड़े इसमें डालेंगे तो हमें इन टुकड़ों के ऊपर से गैस निकलती हुई नज़र आएगी, गैस के बुलबुले निकलते हुए नज़र आएंगे। और ये गैस फिर यहाँ से इस प्रवाह नली से होती हुई इधर 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 से होती हुई, और ये पहुँच जाती है इस छोटे से टब में। और यहाँ पर है साबुन का विलयन, साबुन का घोल, और साबुन के घोल के कारण यहाँ पर बनते हैं मोटे मोटे बुलबुले, क्योंकि ये जो साबुन का घोल है इसके अंदर ये जो गैस है ये चली जाती है, और गैस साबुन के घोल में भर जाती है, जिससे कि ये बुलबुले बनते हैं, ये मोटे मोटे बुलबुले बनते हैं और ऊपर की तरफ उड़ते हैं। तो फिर हम लाएंगे एक जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती इन बुलबुलों के नज़दीक लाएंगे, तो ये जो बुलबुले हैं ये फूट जाते हैं, और फटफट की ध्वनि के साथ ये फूटते हैं, मतलब फटफट की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस फटफट की ध्वनि को कहते हैं पॉप साउंड। पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। पॉप की ध्वनि क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि जो ये बुलबुले हैं इनमें भरी थी हाइड्रोजन गैस, इनमें हाइड्रोजन गैस भरी थी। जब हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस का दहन होता है और पॉप साउंड उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में हमें क्या क्या नोट करना है? दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप क्या देखते हैं? तो ये देखते हैं हम गैस के बुलबुले। उसके बाद उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित कीजिए, ये कर दिया है। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं? गैस के कारण। उसके बाद जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास लाइए। आप क्या परीक्षण करते हैं? जब जलती हुई मोमबत्ती को गैस के बुलबुलों के पास लाया जाता है तो बुलबुले फूटते हैं और फटफट की ध्वनि उत्पन्न होती है, या फिर पॉप साउंड, पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है जब ये बुलबुले फूटते हैं। कुछ अन्य अम्ल, देखिए अभी हमने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, अब इसकी जगह अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे या
नाइट्रिक अम्ल लेंगे या एसिटिक अम्ल लेंगे, इसके साथ भी ये क्रियाकलाप करना है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ना लेकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है, या फिर नाइट्रिक अम्ल लेना है, या फिर एसिटिक अम्ल लेना है। तब भी हम करेंगे, तब भी ऐसा ही होगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। और उसके साथ अगर उसके पास अगर जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो फिर पॉप साउंड के साथ ये हाइड्रोजन गैस जो है ये जलती है। और इस प्रत्येक स्थिति में आपका प्रेक्षण समान है या भिन्न, और प्रत्येक स्थिति में इस तरह से हमारा प्रेक्षण समान होता है, एक तरह का ही प्रेक्षण रहता है, यानी हर एक स्थिति में हाइड्रोजन गैस बनती है। और हाइड्रोजन गैस के पास अगर हम जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो पॉप साउंड, पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो देखिए, जो भी ये एक पहचान होती है हाइड्रोजन गैस की, को पहचानने का ये एक तरीका होता है। हाइड्रोजन गैस के पास जब जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो वो गैस जो है पॉप साउंड के साथ जलती है। हाइड्रोजन गैस ही पॉप साउंड उत्पन्न करती है, और कोई गैस जो होती है उसके साथ अगर जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो पॉप की साउंड नहीं आती है। हाइड्रोजन गैस के पास अगर हम जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो पॉप साउंड आती है। तो ये एक पहचान करने का तरीका है कि हाइड्रोजन गैस है या कोई और गैस है। तो यहाँ पर इस प्रेक्षण में ये रिजल्ट निकला है कि जब अम्ल और धातु आपस में क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। अम्ल तो ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, और धातु होगी जिंक, जिंक होगी धातु, जिंक के टुकड़े हमने डाले थे। तो धातु और अम्ल जब आपस में क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो क्रिया होती है वो लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु जो है वो अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है। जैसे कि जिंक के साथ हमने डाला था H2SO4, तो ये हुआ ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर देखिए जिंक जो है पॉजिटिव है, यहाँ पर ये है पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव है। तो ये जो जिंक है ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है। यहाँ से SO4 के पास से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है और खुद SO4 के साथ आबंध बना लेता है। तो इस तरह से ये है। ध्यान दीजिए कि ऊपर की अभिक्रियाओं में जो धातु है, धातु यानी जिंक, जिंक धातु है वो अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है। जो धातु है वो अम्ल में से हाइड्रोजन गैस का विस्थापन कर देती है और एक यौगिक बनाती है, और ये यौगिक बनता है, और ये यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। इस तरह से देखिए ये हुई धातु, यह धातु, ये है अम्ल, और ये जो यौगिक बनता है ये है लवण, और ये है हाइड्रोजन गैस। तो हमने ये लिख दिया है अम्ल जमा धातु, लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। इस क्रियाकलाप से ये रिजल्ट निकलता है कि जब अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करते हैं तो इस धातु का लवण बनता है। जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करते हैं तो जिस धातु के साथ अम्ल क्रिया करता है उसका लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे यहाँ पर जिंक धातु है तो यहाँ पर ये जिंक का लवण बना है। इसी तरह से अगर हम H2SO4 की जगह अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे HCl, तो ये बनेगा जिंक क्लोराइड, जो कि जिंक का लवण है, जमा H2 गैस। इसी तरह से अगर HNO3 लेंगे तब भी जिंक का ही लवण बनेगा, और एसिटिक एसिड लेंगे जब भी जिंक का लवण बनेगा। तो ये हो गया धातु जमा अम्ल, लवण जमा हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से इस क्रियाकलाप से ये रिजल्ट निकलता है कि जब अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है।
इसके बाद हम क्रियाकलाप 2.4 पर आते हैं। 2.4 क्रियाकलाप में पहले की तरह ही ऐसा ही ये उपकरण सेट करना है, बस इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल लिया था उसकी जगह NaOH लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्षारक लेना है। पहले अम्ल लिया था, अब की बार क्षारक लेना है और जिंक लेना है। तो देखिए जिंक धातु ली है और उसके साथ क्षारक लिया है ये। तो जब जिंक के साथ क्षारक लेंगे तो सोडियम जिंकेट बनता है, और जो सोडियम जिंकेट बनता है वो भी एक लवण होता है और इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनती है। सेम ऐसा ही होता है जब हम जिंक ग्रेनुल्स के साथ, जिंक के टुकड़ों के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो यहाँ पर हमें गैस के बुलबुले उठते हुए दिखाई देंगे, और ये बुलबुले यहाँ से चलेंगे और इस पाइप में से होते हुए यहाँ तक पहुँच जाएंगे, और ये बुलबुले फिर ऐसे ऊपर तक उठेंगे। और जब हम जलती हुई मोमबत्ती इन बुलबुलों के पास लाते हैं तो पॉप साउंड के साथ फिर ये फूटते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जब क्षारक धातु के साथ क्रिया करते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है कि जब क्षारक धातु के साथ रिएक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इन दोनों ही क्रियाकलापों से ये रिजल्ट निकलता है कि जब अम्ल और क्षारक, अम्ल या क्षारक धातु के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे पहले इसमें लिखा है अम्ल जमा धातु, लवण जमा हाइड्रोजन गैस। तो देखिए अब हम ये लिख सकते हैं क्षारक जमा धातु, ये बना लवण जमा हाइड्रोजन गैस। तो देखिए इससे पहले मैंने उदासीनीकरण अभिक्रिया भी आपको पढ़ाई थी, और उसमें ये पढ़ाया था कि क्षारक जमा अम्ल ये बनता है लवण और जल बनता है। तो देखिए जो लवण बना है ये कैसे बना है, क्षारक और अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण बना था। ये मैंने उदासीनीकरण अभिक्रिया में पढ़ाया था। जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर हुई उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखिए ये देखिए क्षारक और धातु में भी लवण बनता है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई। लेकिन यहाँ पर देखिए क्षारक तो ये रहा, यहाँ पर ये भी क्षारक है, यहाँ पर धातु है और यहाँ पर है अम्ल। तो इसका मतलब जो धातु है वो भी अम्ल होनी चाहिए, धातु की प्रकृति भी अम्लीय होनी चाहिए, और यहाँ पर है अम्ल तो धातु की प्रकृति क्षारकीय होनी चाहिए, तब बना है लवण। तो यहाँ पर देखिए धातु की प्रकृति, ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं वो क्षारकीय होती हैं, ज़्यादातर धातुएं वो क्षारकीय होती हैं। इसलिए जब अम्ल और धातु जब मिलते हैं तब लवण बनता है, यानी उनमें उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्षारक और धातु फिर लवण कैसे बनता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो धातुएं होती हैं वो ज़्यादातर धातुएं वो क्षारकीय होती हैं। अगर ज़्यादातर धातुएं क्षारकीय होती तो क्षारक के साथ क्षारक मिलकर फिर लवण कैसे बनता है यहाँ पर। तो ये देखिए कुछ धातुएं, जैसे दो धातुएं जिंक और एल्यूमिनियम धातुएं, ये दोनों होती हैं, इनमें क्षारकीय गुण भी होता है और अम्लीय गुण भी होता है एल्यूमिनियम और जिंक में। तो यहाँ पर हमने जिंक लिया है, और ये है क्षारक। तो क्षारक जब जिंक के साथ क्रिया करता तो यहाँ पर जो जिंक है उसकी अम्लीय प्रकृति के कारण ये फिर लवण बनता है यहाँ पर। तो ये आपको समझ आ गया कि अगर हम जिंक और एल्यूमिनियम के साथ अगर क्षारक डालते हैं तो भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ये मैंने बता दिया कि सभी धातुओं के साथ ये पॉसिबल नहीं है, सभी धातुओं के साथ ये संभव नहीं है, क्योंकि जो धातुएं होती हैं वो अधिकतर क्षारकीय प्रकृति की होती हैं। जिंक और एल्यूमिनियम धातु जो हैं उनके साथ ये क्रिया संभव है, सभी धातुओं के साथ ये क्रिया संभव नहीं है। तो ये इसका रिजल्ट है। तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो में ये रिजल्ट निकलता है कि अम्ल या क्षारक
जब अम्ल या क्षारक धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ तक ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगली वीडियो में ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे कि जब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तब क्या बनता है, कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ तक ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।